Assalamualaikum everyone. I am Aisha Farooq, student of final year MBBS at JSMU. तो अभी तक के हमारे सेशंस के अंदर हमने हमारा ये फिफ्थ सेशन है आज का। अभी तक हम डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ये सीखा कि हमें लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, साइनॉप्सिस राइटिंग कैसे करनी है, आईआरबी अप्रूवल के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने डेटा एनालिसिस को डिटेल में सीखा। तो जब हमारे पास ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं किसी भी रिसर्च में, तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग होती है। तो आज के सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट को सीखें। उसके बाद हम देखेंगे कि साइनॉप्सिस और मैन्युस्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, और रिजल्ट्स डिस्कशन और एब्स्ट्रैक्ट को हम डिटेल में करेंगे, और जो हमने साइनॉप्सिस के जो पार्ट्स थे जो मैन्युस्क्रिप्ट में आएंगे उनके ऊपर भी आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लास्ट में ये देखेंगे कि लिमिटेशंस क्या होती हैं, और एक रिसर्च की और एक अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, और क्या क्या चीजें जो नहीं होनी चाहिए रिसर्च। तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो या मेरी कोई बात समझ में ना आए या आवाज क्लियर नहीं हो, तो आप या तो माइक खोल के बता दीजिएगा या फिर मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर मैं कोई ये चाह रहा हो कि मैं कोई बात रिपीट करूं, कोई बात समझ नहीं आई, तो तब भी बता सकते हैं। जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हम कोशिश करेंगे कि वो एंड के लास्ट के हम 10 to 15 मिनट्स में वो रख लेंगे। ठीक है। तो ऐसे हम सपोज करते हैं कि हमने अभी क्या किया था, एक रिसर्च थी जिसका हमने पहले उसको हमने डिजाइन किया, उसका लिटरेचर रिव्यू किया, फिर हमने साइनॉप्सिस राइटिंग की, आईआरबी से हमने अप्रूवल भी ले लिया। उसके बाद हमने उसकी डेटा कलेक्शन की और डेटा एनालिसिस भी कर दी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली यही होगा ना कि हम उस आर्टिकल जो हमारी पूरी रिसर्च है उसको एक जगह कंपाइल करें, और फिर किसी भी जर्नल के अंदर जिसमें हम चाह रहे हैं उसके अंदर हम पब्लिश होने के लिए सेंड कर दें। तो वो जो डॉक्यूमेंट हम पब्लिश होने के लिए किसी भी जर्नल में भेजेंगे, वो होती है हमारी मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो जिसके अंदर हमारी पूरी रिसर्च का कंक्लूजन होता है, सब चीजें होती है रिसर्च की, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू मेथोडोलॉजी टू रिजल्ट टू कंक्लूजन, एवरीथिंग उसके अंदर सब कुछ होता है। और वो हम कोई भी जर्नल किसी भी जर्नल में भेजेंगे। ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट की हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वालिटीज होती है। वो क्या होती है कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा किसी भी जो भी जर्नल में हम भेजेंगे उसके हिसाब से होना चाहिए। तो अच्छा मैन्युस्क्रिप्ट वही होता है जो कि अ, जो कि जर्नल की गाइडलाइंस के बिल्कुल एन मुताबिक होता है। जितने भी जर्नल्स होते हैं उनकी अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो वहां पर हमें एक सेक्शन मिलता है जिसको जिस पे जो क्या होता है, गाइड फॉर ऑथर्स। तो वो इसीलिए ऑथर्स के लिए एक सेक्शन दिया हुआ होता है जिसके अंदर सारी गाइड होती है कि मैन्युस्क्रिप्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट में कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, सारी चीजें उसकी दी हुई होती हैं। तो एक अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट की पहचान यही होती है कि वो बिल्कुल उस जर्नल की रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक। तो मैन्युस्क्रिप्ट तो हमने ये देख लिया कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम किसी भी जर्नल को पब्लिश करने के लिए भेजते हैं। और मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास उसकी एक वर्ड लिमिट होती है, वो होती है 2500 to 3000 वर्ड्स तक। और अक्सर जर्नल्स ये भी डिमांड करते हैं कि उनका फॉन्ट ये होना चाहिए, इसका साइज ये होना चाहिए। अक्सर नहीं करते, लेकिन एक स्टैंडर्ड यही होता है कि हम टाइम्स न्यू रोमन में रख लें और उसका साइज जो है वो 12 फॉन्ट का इतना रख लें। ये एक्सेप्टेबल होता है मोस्टली जर्नल्स के अंदर। ठीक है। और अच्छा, अब मुझे कमेंट्स इसमें चैट बॉक्स में ये बता दें कि हमने जब साइनॉप्सिस राइटिंग की थी तो उसके क्या क्या पार्ट्स थे, क्योंकि फिर हम आगे उस साइनॉप्सिस को मैन्युस्क्रिप्ट से डिफरेंशिएट करके आज देखेंगे। साइनॉप्सिस के क्या क्या पार्ट्स थे जो हमने साइनॉप्सिस राइटिंग में पढ़े थे। कोई अगर माइक खोलना चाहे तो माइक भी खोल सकता है, और कमेंट चैट बॉक्स में बता दें तो ज्यादा बेहतर। वेरी गुड। इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रैशनल, ऑब्जेक्टिव्स, ये स्क्रीन पे प्लीज ये नहीं करें जो कर रहे हैं। प्लीज को इरेज कर दें। थैंक यू। ठीक है। हमने हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, टाइटल आता है, उसका इंट्रोडक्शन आता है, मेथड्स, रेशनल, रेशनल हमारे पास इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में हम हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने जो साइनॉप्सिस लिखा हुआ है उसको उसी के अंदर से हम काफी कुछ चीजें लेंगे और उसके अंदर नई चीजें ऐड करके हम अपना मैन्युस्क्रिप्ट बना देंगे। ठीक। तो मैन्युस्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले वही टाइटल आ जाएगा, एक नई चीज आ गई एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन वही साइनॉप्सिस वाला, मेथड्स भी वही साइनॉप्सिस वाले। अब क्योंकि हम जब साइनॉप्सिस लिख रहे थे तो हमारे पास हमने क्वेश्चन
सिर्फ बनाया था, हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया था, हमने डेटा एनालिसिस नहीं की थी। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि डेटा कलेक्शन भी हो चुकी है, डेटा एनालिसिस भी हो चुकी है, तो हम उसके अब रिजल्ट्स लिखेंगे। ये एक नई चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, रिजल्ट्स, और फिर आ जाएगी डिस्कशन और कंक्लूजन। रेफरेंसेस हमारे वही वाले यूज होंगे, या हमने डिस्कशन में अगर कोई नए यूज करेंगे तो हम वो लिख देंगे। ठीक है। तो साइनॉप्सिस और मैन्युस्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है? ये साइनॉप्सिस हमारे पास क्या होता है कि हम प्लान, साइनॉप्सिस इज अ प्लान फॉर योर रिसर्च प्रोजेक्ट। साइनॉप्सिस एक प्लान है जो कि हम पहले से बनाते हैं अपनी एक्चुअल रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले। और मैन्युस्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट होता है जो हम अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद बनाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास साइनॉप्सिस और मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि मेथड्स में भी कोई डिफरेंस होगा। हमारे पास टाइटल वही आ जाएगा, इंट्रोडक्शन भी वही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स वाला जो सेक्शन था ना, उसको हम सेपरेट हेडिंग बनाकर नहीं लिखेंगे, उसको हम इंट्रोडक्शन में ही ऐड कर देंगे, इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ। इसके अलावा हमने हाइपोथेसिस भी होती है हमारे पास साइनॉप्सिस में, उसको भी नहीं लिखेंगे। और मेथड्स मेथड्स हमने ऐसे लिखे थे कि ऐसा हम ऐसा क्वेश्चनर बनाएंगे, हम इधर इधर से डेटा कलेक्ट करेंगे। हमारा जो पूरा साइनॉप्सिस था वो फ्यूचर टेंस में था। हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पास्ट टेंस में होगी, उसका हम टेंस चेंज कर देंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे कि हमने यहाँ से डेटा कलेक्ट किया, हमने ये वाला क्वेश्चनर यूज किया। और अब हमारे पास एक और नई चीज क्या आ गई, हमने कहा था कि हम आईआरबी से अप्रूवल लेंगे। अब क्योंकि हम आईआरबी से अप्रूवल ले चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके मेथड सेक्शन के अंदर आईआरबी के अप्रूवल का नंबर भी लिख देंगे, रेफरेंस नंबर लिख देंगे। और फिर बाकी चीजें हम आईएसएस की तरह से करते चले जाएंगे। ठीक है। टाइटल हमारा वही साइनॉप्सिस वाला आ जाएगा। टाइटल हमारा कैसा होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक। जो हमारे ऑब्जेक्टिव जिस तरह से होते हैं ना, स्मार्ट, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं स्मार्ट की, इसी तरीके से हमारा टाइटल भी उसी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन पे हमारी साइनॉप्सिस राइटिंग में बात हो गई थी, उसमें हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम हमारे पास 3 to 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई भी डिजीज के बारे में हम उस डिजीज की थोड़ी सी प्रिवेलेंस बता देते हैं, उसकी साइन सिम्टम्स हैं, जो और चीजें बतानी होती हैं हम वो उसकी फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं। सेकेंड पैराग्राफ हमारे पास लिटरेचर रिव्यू के लिए होता है कि इसके ऊपर पहले कितना काम हो चुका है। और लास्ट पैराग्राफ में जैसे भी बात की कि हम ऑब्जेक्टिव बताते हैं, जो हमारा रैशनैल है कि हम ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, कि कहाँ कहाँ पे रिसर्च गैप मिला, हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्यों था, और हमने क्यों ये रिसर्च चूज की। तो हम लास्ट पैराग्राफ में बगैर हेडिंग के, ऑब्जेक्टिव की हेडिंग के बगैर ही हम सिर्फ उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख देते हैं। मेन चीज आई अब हमारी मेथड सेक्शन। मेथड सेक्शन में हमने क्या क्या चीजें बतानी होती है, हमारा स्टडी डिजाइन कौन कौन से होते हैं, क्रॉस सेक्शनल हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल हो सकती है, कोहॉर्ट हो सकती है, जो भी हमारा स्टडी डिजाइन है हम वो बता देंगे। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास सेटिंग, किस सेटिंग में हम वो रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, कोई स्कूल है, या डेटा कलेक्ट हमने कहाँ से किया। उसके बाद हम ड्यूरेशन बता देंगे कि हमारी स्टडी की ड्यूरेशन क्या थी। और सैंपल साइज हम लिख देंगे कि हमने इतने इतने सैंपल का हमने डेटा कलेक्ट किया। और सैम्पलिंग टेक्निक बता देंगे कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हमने यूज की, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, कौन सी हमने यूज की हम वो भी बता देंगे। और फिर हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया को डिटेल में बताएंगे कि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनमें से हमने किस किस को इंक्लूड किया और किस किस को एक्सक्लूड किया, किस बेसिस के ऊपर, एज लिमिट लगाई, या फिर हमने कोई जेंडर स्पेसिफिक रिसर्च की थी, या जैसी भी की थी उसको हम मेथोडोलॉजी सेक्शन में बता देंगे। अब हमने साइनॉप्सिस में मेथोडोलॉजी मेथड जो सेक्शन था उसमें हमने हेडिंग्स बनाई थी, स्टडी डिजाइन की, सेटिंग्स की, ड्यूरेशन की। इसमें हम हेडिंग्स नहीं बनाते, इसमें हम पैराग्राफ फॉर्म में करते हैं। पर अगेन अगर कोई जर्नल आपसे जर्नल की अगर ये रिक्वायरमेंट है कि आपको हेडिंग वाइज बनाना है, तो फिर आप ऑब्वियसली उसके हिसाब से करते हैं। एथिकल अप्रूवल का, आईआरबी का आपने अप्रूवल ले लिया तो आप ये बताएंगे कि हम ले चुके हैं, उसका रेफरेंस नंबर डाल देंगे। इसके अलावा हमने डेटा कलेक्शन मेथड कैसे की है, क्वेश्चनेयर यूज किया है, इंटरव्यू यूज किया है, या प्रोफोमा यूज किया है, जो भी यूज किया है वो बता देंगे। और फिर हम लास्ट में ये बताएंगे कि हम डेटा एनालिसिस हमने कैसे किया है, हमने कौन कौन से टेस्ट यूज किए, जो कि हम डेटा एनालिसिस के सेशन में पढ़ चुके हैं। टी टेस्ट यूज किया है, कायर स्क्वायर टेस्ट किया है, जो भी हम टेस्ट यूज करेंगे वो सारा हम बता देंगे मेथड सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा ये पुरान अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है मेथड्स तक, ये सारा वही है जो हमारा साइनॉप्सिस था। इसमें से हमने कोई भी तक नई चीज नहीं लिखी है, सिर्फ उसी को हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा। नई जो चीज हमने वो लिखनी है वो है रिजल्ट्स, क्योंकि अब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो चुका है तो हमारे पास पूरा डेटा है। अब उसको हमने कंपाइल करके पूरा रिजल्ट सेक्शन बनाना है। रिजल्ट सेक्शन के अंदर सबसे पहला पैराग्राफ हम बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल से आप लोगों को क्या समझ में आती है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या? कोई भी हमारे पास अगर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम शुरुआत रिजल्ट्स की कहाँ से करते हैं? बिल्कुल। हम सबसे पहले टोटल सैंपल बताते हैं कि हमने इतने लोगों का डेटा कलेक्ट किया। फिर हम उनमें से बताते हैं इतने लोगों का जेंडर ये था, हमारे पास एज ये थी, और भी हमारे पास डेमोग्राफिक डेटा जो भी होता है हम वो बता देते हैं। ठीक है। कोई अगर कोमॉर्फ्स थी तो हम वो बता देते हैं कि इतने में से इतने की कोमॉर्फ्स थी, यानी कि जो हमारी मेन रिजल्ट्स की फाइंडिंग है ना, उसके अलावा जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सैंपल की, वो हम वो बताते हैं। उसके बाद हम अपनी मेन फाइंडिंग्स, मेन रिजल्ट्स के ऊपर बता आना शुरू होते हैं, और फिर वो उसको हम क्लियरली बताते जाते हैं। अब हमारे पास डेटा को एक्सप्लेन करने का, डेटा को लिखने का हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे कि हम सिंपल टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास क्वालिटेटिव स्टडी है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, रिजल्ट्स इस तरह से आ रहे हैं, प्रिवेलेंस है, इंसिडेंस है, तो उसको हम टेबल्स में भी लिख सकते हैं, उसकी हम फिगर्स, ग्राफ्स भी बना सकते हैं। तो अभी हम आगे ये भी बात करेंगे कि हम कौन सा ऐसा डेटा है जिसके हमें टेबल्स बनाने चाहिए, कौन सा ऐसा डेटा है जिसको हमें ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए, और टेक्स्ट में किस तरह के डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो हम पहले तो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा डेटा किस टाइप का है, हमारे रिजल्ट्स किस टाइप के हैं, और हमें उसको किस तरह से उसको शो करना है। फिर इस रिजल्ट सेक्शन में हम सिर्फ रिजल्ट्स बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट किया, उसमें से इतने परसेंट ये चीज थी, ये चीज थी, इस तरह से हम इंटरप्रेट नहीं करते। इंटरप्रिटेशन जो है उस डेटा की, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो हम टेस्ट यूज किए थे उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम उसकी शो करते हैं, यानी कि उसकी पी वैल्यूज शो करते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा भी आती है, अगर हमारे पास हम कोई भी रिलेशन चेक कर रहे थे और अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं आया, तब भी हम उसको लिखते हैं, वो भी हमारा एक रिजल्ट होता है। ठीक है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर हम किसी दो चीजों के दरमियान में अगर हम एसोसिएशन चेक करना चाह रहे हैं, अगर हम एसोसिएशन देखना चाह रहे हैं, हमने लिटरेचर रिव्यू किया, उसमें भी हमें दिखा कि बहुत सारे लोगों को एसोसिएशन मिली है, लेकिन अब हमने जब किया तो वो एसोसिएशन नहीं आई। तो हम तो ये चाह रहे थे कि आ जाए, लेकिन अब नहीं आए, तो उसको भी, लेकिन उसको ना लिखना ये सही बात नहीं होती। हमें पी वैल्यूज फिर भी लिखनी होती है, अगर वो 0.05 से ज्यादा भी आए तब भी लिखते हैं। और एक चीज का ख्याल ये रखना होता है कि हम सिग्निफिकेंट वर्ड वहीं पर यूज करेंगे जहां पर हमारे पास वो पी वैल्यू उसको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट शो कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमने डेटा देखा और हमें दिख रही है, बज़ाहिर हमें एसोसिएशन दिख रही है, या हमने कोई चीज देखी कि दोनों चीजों को हमने कंपेयर किया और हमने देखा कि एक चीज बहुत ज्यादा लो है, तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सच थिंग, किसी भी चीज के अंदर। हम ये सिग्निफिकेंट का वर्ड सिर्फ उसी चीज के ऊपर यूज करेंगे जब हमारे पास पी वैल्यू हमें सिग्निफिकेंट शो करेगी। ठीक है। तो अक्सर लोग ये चीज इस चीज की गलती करते हैं कि अगर हमारे पास पी वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट शो कर रही हो, हम तब नहीं लिखते। हमें तब भी लिखना होता है, वो हमारी रिसर्च तब भी वैलिड रहती है। और उस रिसर्च उसको हम आगे डिस्कशन में जाके पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारी पी वैल्यू अगर नहीं आ रही सिग्निफिकेंट तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, वो सब हम बताएंगे आगे, लेकिन उसको भी मेंशन करना जरूरी होता है। ठीक है। अब हमारी वही जो प्रॉब्लम थी कि अब हम टेक्स्ट में यूज करें, डेटा को टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें, टेबल्स में करें या ग्राफ में करें, तो ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज क्या आती है, अगर हम टेबल बनाते हैं तो हम हर एक चीज को टेबल में डाल देते हैं। टेबल के बहुत ज्यादा कॉलम्स या बहुत ज्यादा रोज हो जाती हैं। तो ऐसे भी नहीं करना होता। कॉलम्स अगर हम देखें तो हम 5 to 6 मैक्सिमम कॉलम्स होने चाहिए। और जो ग्राफ्स अगर हो तो उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि उसका लेजेंड प्रॉपर होना चाहिए, उसकी लेबलिंग होनी चाहिए, कि अगर कोई सिर्फ ग्राफ्स को देखे तो उसको ग्राफ को देखकर सब समझ में आ जाए, उसको फिर टेक्स्ट में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि अगर आपने ग्राफ बना दिए या आपने टेबल बना दिया, तो उसको फिर टेक्स्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती। उसको आप सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वही स्पेसिफिक पूरे नंबर्स लिखना कि इसकी प्रेवलेंस इतनी आई है, वही ग्राफ में हमने शो कर दी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ग्रुप्स हैं, उनकी हमारे पास इतनी इतनी ये चीजें आ रही हैं, उसी को फिर दोबारा हमने टेक्स्ट में लिखा। तो ये चीजें नहीं लिखनी होती, या तो ग्राफ में लिखे, या तो टेबल में बनाए, या फिर टेक्स्ट में करें, इनमें से कोई एक चीज करनी होती है। तो यहाँ पर टेक्स्ट, टेबल और ग्राफ, इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है कि इसकी टेक्स्ट की प्रिसीजन कितनी होती है, कंटेंट कितना होता है और इम्पैक्ट कितना होता है। तो अब इसमें से देख सकते हैं कि इम्पैक्ट तो सबसे ज्यादा ग्राफ का होता है।
जाहिर सी बात है, आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उसको ग्राफ बहुत खूबसूरत बना देता है। ठीक है, दिखने में भी अच्छा लग रहा होता है, और ऑब्वियसली वो उसमें से अगर हम देखें तो उसमें समझ में भी सारी चीजें हमें आ रही होती हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो उसके लिए ग्राफ बहुत बेस्ट चीज होती है। लेकिन वहीं पे हम देखें तो ग्राफ की जो प्रिसीजन है, कंटेंट है, उसके अंदर कंटेंट बहुत कम आ रहा होता है। सिर्फ उसके अंदर हम सिर्फ लेबल्स लिख सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया हुआ होता ग्राफ में। तो ग्राफ की जो हमारे पास प्रिसीजन या कंटेंट होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है इनके मुकाबले में, हम ये कह सकते हैं। और जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा होता है। और इसके अगर हम बरक्स देखें टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट का इम्पैक्ट सबसे कम होता है। ऑब्वियसली टेक्स्ट को पढ़ने में परेशानी होती है, टेक्स्ट सब लोग तो टेक्स्ट पूरा पूरा पढ़ते भी नहीं है। अगर हम कोई भी रिसर्च, अगर हम ऐसी लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो पूरा टेक्स्ट ज्यादातर लोग नहीं पढ़ रहे होते। लेकिन वहीं अगर ग्राफ आएगा तो ग्राफ को तो सब लाजमी देखते हैं। लेकिन वहीं अगर प्रिसीजन की बात की जाए तो प्रिसीजन और कंटेंट, अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो वो टेक्स्ट में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। और इसके बीच की चीज क्या आ जाती है, टेबल। टेबल का प्रिसीजन भी अच्छा होता है और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम टेबल कब यूज करें, ग्राफ कब यूज करें और टेक्स्ट कब यूज करें। एक तो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। आप किसी चीज को कंपेयर करना चाह रहे थे या किसी चीज की जस्ट कोई चीज शो करना चाह रहे थे, जैसे प्रिविलेंस शो करना चाह रहे हैं या कोई नंबर्स शो करना चाह रहे हैं, या आप उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये चीज एक शो कर एक इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है और एक इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। अगर हम हमारे पास सेम काम टेबल और ग्राफ से हो सकता है तो फिर हम ग्राफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। अगर हमारे पास प्रिसीजन या कंटेंट इशू नहीं है तो। यहाँ तक बात समझ में आई है? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसको, इसी चीज को अब हम इन दो चीजों से देख के, इन दो एग्जांपल से हम देख के सीखेंगे कि अभी जो बताया है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है ये हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है। और ये जो नीचे वाली है ये हमारे पास एक टेबल है। सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास, सेम डेटा है जो कि इन दोनों के ऊपर, दोनों में एक्सप्लेन हुआ है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से बेहतर ज्यादा क्या लग रहा है, और फिर उसका रीजन भी बताना है कि किस किन बेसिस पे ज्यादा बेहतर लग रहा है। पहले ग्राफ के बारे में बताते हैं। पहले ग्राफ के बारे में बताएं कि इनमें से ग्राफ बेहतर है या फिर टेबल ज्यादा बेहतर लगता है। बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट का इम्पैक्ट ज्यादा होता है क्या? ठीक है। अच्छा, क्या ग्राफ क्लियरली अपने रिजल्ट्स को शो कर पा रहा है? जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल, ये क्या चीजें, इनसे इनको हम छोड़ देते हैं, क्या है, हम पहले ये देखते हैं 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो 1 है इसकी परसेंटेज कितनी है ये तो हम, चलो हम अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमें नजर आ रहा है 0 से इधर तक की कुछ है। ठीक है, अब ये ग्रीन वाले के अंदर तो इसको कंपेयर करना मुश्किल है ना, और इधर तो ब्लैक वाला है भी नहीं, कम है। तो इसका इम्पैक्ट तो ज्यादा है, लेकिन हमारे पास क्या है, ग्राफ इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, हमारे पास टेबल ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। अब कैसे, ये देख, हमारे पास अगर हम ये देखें 1 वाला, तो हम 1 वाला सबसे ज्यादा तो हमें समझ में आ रहा है इसके अंदर है। ठीक है, 200 वाले के अंदर। अब इसके अंदर देखेंगे तो 1 वाला हमारे पास, अब लेकिन उसकी 1 वाले की तो हमें सब समझ में आ रही है। अब 2 वाले की और 3 वाले की, 4 वाले की, अब हमारे पास एग्जैक्ट जो परसेंटेजेस हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही। अगर हमारे पास मकसद इसका कंपेयर करना होता, ये अब अगेन वही डिपेंड करता है इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। अगर हमारा मकसद इन ग्रुप्स को कंपेयर करना होता तब तो हमारे पास ग्राफ बहुत अच्छी चीज थी इन दोनों में से, तब हमें ग्राफ चूज करना चाहिए था। लेकिन अगर हमारा मकसद इनको कंपेयर नहीं करना है, इनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस को भी देखना है, तो तब हमारे पास ये टेबल ज्यादा बेहतर है। टेबल ज्यादा टेबल के अंदर क्या है, हम एक एक चीज की परसेंटेज देख सकते हैं। अगर मुझे 1 को 2 से कंपेयर करना है, 3 में देखना है कि 1 में कितना है, 2 में कितना है, 3 में कितना है, अब मैं वो यहाँ इसका देख सकती हूँ। किसी किसी भी एक सेक्शन का अगर मुझे 75 वाले का देखना है तो मैं सबका देख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो 5 वाला है उसका तो बिल्कुल भी कोई परसेंटेज नजर भी नहीं आ रही, और रेड वाले की भी बहुत कम, इसको समझने में मुश्किल है। ठीक है, अब समझ में आई ये ग्राफ और टेबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ये डिपेंड करता है अगेन हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर हमारा मकसद था इन सब वैल्यूज को कंपेयर करना, तो हमारे पास तब हमारा ग्राफ ही यूज होना चाहिए था। लेकिन अगर हमारा मकसद कंपेयर करना नहीं था, हमें स्ट्रेस करना था नंबर्स के ऊपर कि कितने नंबर्स हैं, तब हमारे पास टेबल ज्यादा जरूरी था। अब क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस?
ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास ये दोनों ही हमारे पास ये लाइन ग्राफ्स है। अच्छा, लाइन ग्राफ्स मैं एक बार बता दूं, तब हम बनाते हैं जब हमें किसी भी चीज का ट्रेंड देखना होता है, जब उसे किसी किसी भी चीज का हमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना होता है, या विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चीज। या फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि हमारे पास हमने कोई भी डेटा कलेक्ट किया, उसको दो तीन या चार हमने अलग अलग टाइम पे कलेक्ट किया, हमने उनका डिफरेंस देखना है कि पहले वो चीज कैसी थी, बाद में चीज कैसी थी। इसकी कॉमन सी एग्जांपल्स हम अपने वार्ड्स में देखते हैं कि हमारे पास फीवर चार्टिंग होती है। तो हम फीवर को अलग अलग टाइम पर देखते हैं, फिर हम उसका ट्रेंड देखते हैं कि फीवर के अंदर स्पाइक्स तो नहीं आ रही। तो उसके लिए सबसे बेटर हमारे पास क्या होता है, लाइन लाइन ग्राफ का। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास लाइन ग्राफ है, ये दो लाइन ग्राफ हैं। ऑब्वियसली ऊपर लिखा हुआ है पुअर और बेटर, तो समझ में तो आ रही है कि ये वाला पुअर है और ये वाला बेटर है। लेकिन फिर भी मुझे अब बताएं कि इन दोनों में से पुअर और बेटर क्या चीज है, किस बेसिस के ऊपर उसको पुअर और किस इसको बेटर कहा हुआ है। लेजेंड, वेरी गुड। इसमें लेजेंड ही है जो कि बिल्कुल, यहाँ पे क्या है, लेजेंड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। इसके अंदर बहुत ज्यादा एब्रीविएशंस यूज की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि कुछ कैटलिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये कैटलिस्ट है, उनका हमने रेट देखा हुआ है। अब ये भी बेटर है, ये भी बेस्ट नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि बेटर वाले के अंदर, एक मिनट, बेटर वाले के अंदर भी अभी क्या चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं और इसको और ज्यादा बेहतर बना सकती हैं, बेस्ट बना सकती हैं। क्या चीज इसके अंदर फर्क। नहीं, वैल्यूज तो हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर है, नजर आ रही है, लेकिन कुछ और भी चीज है। अच्छा देखो, अब अगर मुझे इसका ट्रेंड चेक करना है, वेरी गुड, कनेक्टिंग एंड फॉर्मिंग आर, बिल्कुल यही है। अब देखो, अगर मुझे इस वाले का ये जो ये वाला हमारे पास कैटलिस्ट है, अगर मुझे इसका ट्रेंड चेक करना है तो यहाँ पे देखो कैसे ये परेशानी हो रही है इसको ढूंढने में, है ना। और इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत चारों हैं, और यहाँ पे आके तो डेटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। सही है। तो यहाँ इसको हमने देखे, हमें हमें कुछ बातें जो समझ में आ गई। एक तो क्या चीज समझ में आई कि लेजेंड को क्लियर होना चाहिए, इसको कंप्लीटली डिफाइन होना चाहिए। इस इन दोनों में, इसमें तो बिल्कुल ही पोरली डिफाइंड था, इसमें बेहतर है। या इससे ज्यादा डिफाइन कर नहीं सकते, ये काफी पहले ही बड़ा हो चुका है। ठीक है, एक चीज हमने देखनी है कि हमारे पास लेजेंड हैज टू बी डिफाइंड। और दूसरी चीज क्या है कि इस ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा डेटा है। और दूसरा, ट्रेंड लाइंस नहीं है। अगर ट्रेंड लाइंस होती, अगर ये इस तरह से लाइन पूरी बनी हुई होती, तो हमारे लिए क्या होता, आसानी हो जाती है कि इसको इसका ट्रेंड चेक करने के लिए। और दूसरा, अगर इसको हम अलग अलग कर देते, इसको अगर हम दो ग्राफ में कर देते, तो हमारे पास और ज्यादा आसानी हो जाती है। किस तरीके से, इस तरीके से। अब क्या है, अब हमारे पास दो 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 ग्राफ्स आ गए। अब इसमें लेजेंड देखो और ज्यादा क्लियरली हमारे पास समझ में आ रहा है। हमारे पास ट्रेंड लाइंस भी शो कर रही है, इसका क्या ट्रेंड है। और सिर्फ दो के दरमियान में शो कर रही है, चार नहीं, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारे पास पूरा कंप्लीटली हमें अच्छे से ट्रेंड भी नजर आ रहा है इसका। हमें, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव था इसका ट्रेंड देखना, या इसका देखना कि टाइम के साथ इसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अब इस ग्राफ से ज्यादा अच्छे से शो हो रहे हैं, बजाय इसके कि ये वाला ग्राफ हम देखते हैं। इस वाले ग्राफ में क्या है, यहाँ पे आके बहुत ज्यादा डेटा है। तो एक हमारे पास ग्राफ की हमारे पास जो क्वालिटी हमें समझ में आई है वो क्या है, लेजेंड शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और देयर शुड बी ट्रेंड लाइंस प्रेजेंट, एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। ये तीनों बातें समझ में आ गई ग्राफ के बारे में। हर ग्राफ के बारे में, चाहे वो बार चार्ट हो या दूसरा कोई भी चार्ट हो, उसके लिए भी यही चीज है कि हमारे पास लेजेंड पोरली डिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, और ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। ग्राफ के अंदर हमारे पास सिर्फ इतना ही डेटा होना चाहिए जो कि इजीली समझ में आ सके। और दूसरी हमने क्या बात की थी कि हमारे पास मैक्सिमम 3 to 4 टेबल्स ही हम बना सकते हैं। हम अपनी रिसर्च के अंदर हर हमारी जो फाइंडिंग है उसको हम टेबल या ग्राफ्स के अंदर नहीं कर सकते, ये भी हमारे पास एक लिमिटेशन होती है। अक्सर जो हमारे पास जर्नल होते हैं उनकी लिमिटेशन ये लिखी हुई होती है कि मैक्सिमम 4 टेबल्स हों, या 4 फिगर्स हों, या 4 चार्ट्स हों। और एक चीज और का हमें ध्यान रखना होता है कि कुछ जर्नल्स इसकी ये डिमांड करते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो कलर्ड नहीं हो, या वो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, उसके लिए ज्यादा चार्ज करते हैं अगर ग्राफ कलर्ड हो तो। वो फिर या तो कहते हैं आप ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ बनाएं, या फिर आपके ग्राफ
उसके लिए अलग से आपको चार्ज करना पड़ता है। तो ये अगेन वही, हमारे पास जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगी वो हम उसके उसके जो जो भी जर्नल होगा उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम वो देख लेंगे। अगर ग्राफ सेपरेट करने से ऑल फैक्टर्स की इक्वल एनालिसिस हो जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। हमारे पास जैसे ये ग्राफ है तो इसमें भी हमारे पास एनालिसिस एनालिसिस जो हम करेंगे ना वो इस ग्राफ से नहीं एनालिसिस करते, हम एनालिसिस करने के बाद उस एनालिसिस को ग्राफ से शो करते हैं। ठीक है। हमारा ग्राफ सेपरेट करने का मकसद ये था कि एक ग्राफ के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा आ रहा था, जैसे ये है ना, बहुत कंजेस्टेड सा हुआ था ये, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि कौन एक लाइन जो है ना, अगर मैं इसकी ट्रेंड लाइंस भी बना दूं ना तो वो ट्रेंड लाइंस भी यहाँ पर आके मिक्स हो जाएंगी, तो ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाए उसके लिए ये बनाया गया। ठीक है। फातिमा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? ग्राफ हम एनालिसिस इस बेसिस के ऊपर, ग्राफ के बेसिस के ऊपर नहीं करते हम। ग्राफ और जो हमारे पास ये बनते हैं ये हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस होती है उसके बाद बनती है। ठीक है। और ग्राफ्स और टेबल्स ये सब हमारे पास एसपीएसएस खुद ही बना के दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमें उसको खुद थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, कभी उसकी लेबलिंग वगैरह चेंज करनी होती है, कलर्स वगैरह अगर हम चेंज करना चाहें तो हम वो मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है। रिजल्ट सेक्शन यहाँ तक हो गया हमारे पास कंप्लीट। रिजल्ट को हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिजल्ट्स में हमने क्या बताना है, पहले पैराग्राफ में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी सैंपल की, उसके बाद हम अपने फाइंडिंग जो भी हमारे पास होंगी उसको लाइन वाइज प्रेजेंट करते हुए आएंगे। एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि हमने पी वैल्यू लाजमी बतानी है, और हम टेबल्स और ग्राफ्स और चार्ट्स जो भी है इन सबको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ध्यान से यूज करेंगे कि किसको किधर यूज करना है, डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन का है तो हमारे पास जो चार्ट्स हैं वो ज्यादा बेटर होगा, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। और अगर हमारा ज्यादा हमें नंबर्स के ऊपर स्ट्रेस करना है, उनकी क्या वैल्यूज आई है, तो हमारे पास ग्राफ, हमारे पास टेबल अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है। रिजल्ट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो होता है डिस्कशन का। अब हमने रिजल्ट में बात की थी कि रिजल्ट्स में हमारे पास जो जो फाइंडिंग्स आती जा रही है हम वो बस फाइंडिंग्स लिखते जाएंगे कि हमने ऐसे ऐसे ये वाला टेस्ट रन किया था तो उसके बाद हमारे पास ये आई। हमारे पास कोई भी चीज की इंसिडेंस हमने देखी तो हमारे पास ये आई। हमने अगर दो चीजों के दरम्यान में एसोसिएशन देखना चाहिए तो हमने देख लिया कि एसोसिएशन है या नहीं है। अगर एसोसिएशन है तो स्टेटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट है नहीं है, हमने ये सारी चीजें लिखी थी। हमने सिंपल अपने एनालिसिस की जो रिजल्ट है ना उसको लिख दिया था, हमने उसको इंटरप्रेट नहीं किया। और वो जो इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है वो सारा हमारे पास आ जाएगा डिस्कशन के अंदर। डिस्कशन की भी इंट्रोडक्शन की तरह 3 या 4 पैराग्राफ्स होते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी जो मेन फाइंडिंग्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। नई चीज नहीं हम लेके आएंगे, कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं होगी जो हमने रिजल्ट्स में ना बताई हो और हम नई चीज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। वही चीज होगी जो हमने रिजल्ट्स में बताई थी, उनकी अब इंटरप्रिटेशन शुरू कर देंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये सब कुछ कर दिया। उसके बाद सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, ये मेन पैराग्राफ है डिस्कशन के। इसमें हम कंपेयर करेंगे अपने रिजल्ट्स को और जितनी हमारे पास प्रीवियस स्टडीज हुई हैं। जैसे कि मैं कोई भी चीज देखना चाह रही थी, फॉर एग्जांपल मैं एनीमिया देखना चाह रही थी किसी भी एज ग्रुप में। अब मेरे पास तो अपनी स्टडी के रिजल्ट्स आ गए, उसको मैंने ऊपर लिख दिया फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड में अब मैं ये लिखूंगी कि मेरे पास मेरी एक पॉपुलेशन थी, इसके अंदर एनीमिया इतना था, इसकी प्रिवेलेंस इतनी थी, लेकिन यही चीज बाकी अगर हम किसी और कंट्री से देखना चाहें तो उसमें इतनी थी। फिर अगर दूसरी कंट्री में भी ना देखना चाहें, अपनी कंट्री में अगर पाकिस्तान की भी किसी और शहर में अगर हमारे पास ऐसी स्टडी हुई हुई है पहले, तो हम उसकी फाइंडिंग्स लिख देंगे कि वहां पे ऐसी स्टडी हुई, उसने ये उसके ये रिजल्ट्स, चाहे वो स्टडी हमारे से मिलती हो चाहे वो डिफरेंट हो, हम वो भी लिख देंगे, हम वो भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास एनीमिया बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी और कंट्री में किसी और सिटी में बहुत कम आ रहा है, तो मैं उसको भी लिखकर और फिर कंपेयर करूंगी रिजल्ट्स को कि हमारे पास एनीमिया ज्यादा है वहां पर कम है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास कम है उस दूसरे एरिया में ज्यादा है। फिर मैं आगे उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी लिखूंगी कि ऐसा क्यों है। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी हमें रिसर्चेस मिल जाती हैं, हम वो सब ढूंढ के उसके बारे में लिख देंगे। और लास्ट हमारा जो फोर्थ पैराग्राफ होगा वो हमारे पास स्टडी लिमिटेशंस होंगी, कि हमारी स्टडी की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बेहतर हो सकती थी। स्टडी लिमिटेशंस का हमें खुद ही बताना होता है। ठीक है। और दूसरी हमें क्या चीज बतानी होगी लास्ट पैराग्राफ में, कि फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस क्या है, यानी कि इसके ऊपर आगे किस चीज के ऊपर काम हो सकता है। ऑब्वियसली जब हम एक किसी भी आर्टिकल को लेकर किसी भी एक रिसर्च को शुरू से लेके चलते हैं तो उसके अंदर जो गैप्स होते हैं वो हमें पता चल रहे होते हैं। या अगर हमने लिटरेचर सर्च भी किया था तो हमने अपनी उसके मुताबिक अपनी रिसर्च तो कर ली, लेकिन फिर भी कोई गैप रह जाता है,
तो हम ये चाहते हैं कि आगे जो हमारा कोई रिसर्चर, हम कोई और रिसर्चर हमारी जब ये रिसर्च पढ़े तो उसको पता चल जाए कि उसको इस डायरेक्शन में काम करना है। तो हम ये भी बता सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस बताएंगे, और हम क्या बताएंगे कि आगे इसी टॉपिक के ऊपर या इस टॉपिक से रिलेटेड आगे और क्या काम हो सकता है, हम वो भी अपने डिस्कशन में ही बता देंगे। ये इसलिए होगा कि आगे आने वाले कोई रिसर्चर है तो वो वहीं यहीं से काम शुरू करे। डिस्कशन में हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को इवेल्युएट करेंगे और उसकी इम्प्लीकेशंस लिख देंगे कि इससे क्या फायदा होगा। खैर ये हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। हमने जो मेन फाइंडिंग्स है ना, सिर्फ उसके ऊपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी कि रिजल्ट्स के ऊपर हमने, रिजल्ट्स में हमने कैरेक्टरिस्टिक सैंपल की लिखनी है। अब डिस्कशन में मैं ये नहीं लिखूंगी कि हमारे पास इतने मेल थे इतने फीमेल थे, और अब उसको कंपेयर नहीं ऑब्वियसली करेंगे कि इस एरिया में इतने मेल फीमेल है। उसको नहीं हम लिखेंगे, हम उसकी मेन फाइंडिंग्स पे जो की फाइंडिंग्स है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, सिर्फ हम उसकी फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे। हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर नहीं करेंगे, हम जेंडर वगैरह नहीं देखेंगे, हम एज वगैरह यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर हमारी कोई रिसर्च होगी ही जेंडर या एजेस देखने के ऊपर, फिर हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमने कोई एजम्पशंस में बनाई थी, या हमने कोई जो हमारा हाइपोथेसिस था, अब हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि हमने सोचा था कि ऐसे ऐसे दो भी कोई कोई भी वेरिएबल्स हैं, उन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन होगी। हमने ऐसे अपनी डेटा कलेक्ट किया, हमारे पास उसके दरमियान में क्या आया, सिग्निफिकेंट रिलेशन आ गया। तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये इस तरह से इंडियन स्टडीज में भी सिग्निफिकेंट रिलेशन आया है और हमारी में भी रिलेशन आया है। और अगर, और दूसरा हम क्या करेंगे, और अगर हमारे पास रिलेशन नहीं आता, जैसे कि हमारे पास वही बात की कि पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं थी, तो अब हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली उसकी एक्सप्लेनेशन अब यहाँ पर देंगे कि हम भाई बाकी सारी रिसर्चेज में तो हमने देखा कि वो सिग्निफिकेंट था, कोई दो वेरिएबल्स के दरमियान में हमारे पास रिलेशन था, लेकिन हमारी रिसर्च में तो ऐसा नहीं आ रहा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसके रीजंस देंगे। फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी रिसर्च और भी होगी जिन्होंने की होगी और उनका भी रिजल्ट नहीं आया होगा, उनकी भी स्टेटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, या ये कह ले कि दोनों चीजों के दरमियान में एसोसिएशन नहीं होगी। कोई ऐसी रिसर्च हमें जरूर मिल जाएगी जो कि इस चीज को शो कर रही होगी कि दोनों के दरमियान में नहीं है कोई एसोसिएशन। तो हम फिर उसका रेफरेंस देके बताएंगे कि इस तरह से ये भी रिसर्च थी, इन्हें भी मिली थी, इन्हें भी कोई एसोसिएशन नहीं मिली और हमें भी नहीं मिली। तो ये इस तरह से हमारी फाइंडिंग, हमारी जो रिजल्ट है इसको ऑगमेंट करती है चीज, वही हम कंपेयर करेंगे। लेकिन ऐसा काम, अच्छा अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एसोसिएशन आ गई, लेकिन कोई और ऐसी रिसर्च थी वो हमें मिली जिसके ना एसोसिएशन नहीं है, तो हम उसको भी कंपेयर, उसको भी लिखेंगे, उसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हम उसका रीजन दे सकते हैं कि भाई अगर उनके पास नहीं आई एसोसिएशन, हमारे पास आ रही है, या हमारे पास नहीं आ रही, कोई अगर चेंज आ रहा है, तो हम फिर उसकी रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, और रीजंस को भी हम डिस्कशन सेक्शन में लिखेंगे। और फिर कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि या तो हम, हाँ, या तो हमारी रिसर्च जो है वो उनसे बेटर है, वो किन किन बेसिस पे हमें रेफरेंसेस की बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो हमारे पास हमें रेफरेंसेस मिलें या रिसर्चेस मिलें, उनका उनका जो फाइंडिंग्स हो, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे से बिल्कुल मैच करते हो। अगर नहीं भी मैच करते हो, हम तब भी उसको कन्फ्रंट करेंगे, उसको लिखेंगे, और फिर उसके रीजंस देंगे कि हो सकता है हम गलत हो या हो सकता है वो गलत हो। गलत नहीं, ऑब्वियसली चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सी बेसिस होती है जिनके जिनकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे सोशियो इकोनॉमिक की वजह से भी कुछ चीजों में चेंज आ जाते हैं, डेमोग्राफिक्स की वजह से चेंज आ सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई ऐसी डिजीजेज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रिवेलेंट ज्यादा होती हैं, किसी एरिया में उस रिसर्च उस डिजीज के ऊपर काम ज्यादा हुआ होता है, तो वहाँ का डेटा अच्छा होता है हमारे पास। तो ये सारी बातें हम उसके अंदर लिख देंगे डिस्कशन के अंदर। अच्छा, अब हमने बात की थी कि हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है फोर्थ पैराग्राफ में। तो आप लोग मुझे अब कमेंट चैट बॉक्स में ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशंस हैं स्टडी की जो आप लोगों को पहले से मालूम, कि एक रिसर्च के अंदर कौन कौन सी चीज होती है जो लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से होगी हमारे पास लिमिटेशन। अच्छा, अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारे एरिया में कोई चीज की प्रेवलेंस ही नहीं है, बहुत कम है, और वो हम देख रहे हैं, चलो हाँ ये ठीक है, हो सकता है। सैम्पलिंग टाइप, वेरी गुड, सैम्पलिंग टाइप हो सकती है। पॉपुलेशन हो सकती है कि हमने स्पेसिफिक पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया, ठीक है। हमारे पास कॉमन लिमिटेशंस क्या होती है,
स्मॉल सैंपल साइज। अब हमारे पास सैंपल साइज ही इतना नहीं था कि वो उस डिजीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके या उस रिसर्च को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। या ये कह लो कि पुरानी जो रिसर्चेज हुई हुई है उनका सैंपल साइज ज्यादा था, हमें उतना नहीं मिला। तो ये एक स्मॉल सैंपल साइज एक लिमिटेशन हो सकती है। दूसरा हो सकता है सैम्पलिंग बायसनेस हो सकती है। जो अभी बात की गई कि हम सैम्पलिंग टाइप, हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक हमने वो यूज किया, हम उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट्स के अंदर फर्क आ सकता है अगर हमने सैम्पलिंग के अंदर नहीं उसकी चीज का ध्यान रखा तो। दूसरा, हमने कोई मेजरमेंट टूल्स ऐसे यूज कर लिए जो कि रिलायबल नहीं थे। कोई क्वेश्चन है ऐसा यूज कर लिया जिसकी रिलायबिलिटी इशू थी। या हमारा स्टडी डिजाइन ही ऐसा नहीं था। फॉर एग्जांपल, स्टडी डिजाइन से हमारे क्या मतलब हो सकता है? स्टडी डिजाइन से मतलब हम सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे थे। अब सेकेंडरी डेटा और प्राइमरी डेटा, इसके अंदर फर्क होता है। ऑब्वियसली हम डायरेक्ट पेशेंट से या हमारे जो पॉपुलेशन है, जो हमारा सैंपल है, उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। सिर्फ हमने ऑलरेडी कहीं पे भी हमारे पास डेटा था, हमने उसको लिख लिया, तो उसका भी एक फर्क पड़ता है। और दूसरा, कोई कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने कंफाउंडर्स की बात की थी। अगर हमारी रिसर्च के अंदर कंफाउंडर्स आ गए, हमने उसको देखा ही नहीं पहले और बाद में हमें समझ में आई कि इसके अंदर ये चीज हो सकती थी। हमारे पास हमें डेटा कलेक्शन के बाद या क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद ये चीज समझ में आई कि हमने कंफाउंडर्स नहीं देखे, तो उसके अंदर भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। या हाँ, हमें ऑलरेडी वैलिडेटेड क्वेश्चनर्स यूज करते हैं, अक्सर लोग खुद भी बनाते हैं, तो उसके अंदर भी फर्क आ सकता है। तो ये चंद लिमिटेशंस हैं जो कि रिसर्च के अंदर होती है। हमें इसको क्या है, इसको बस आराम से हमें डिस्कशन के लास्ट पैराग्राफ में बस लिख देना होता है। ठीक है, इससे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता कि इसका ये नहीं होता कि अगर हमने लिमिटेशन लिख दी है तो हमारी रिसर्च ही पब्लिश नहीं होगी। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट लेवल पे जिस पे काम कर रहे होते हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि बहुत ज्यादा लार्ज सैंपल साइज पे काम करें या सैम्पलिंग हम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करें या हमारा स्टडी डिजाइन बहुत परफेक्ट हो। ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन रिसर्च में तो होती है, तो हमें वो लिख देना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट क्या आ गया है, इसका कंक्लूजन। अब हमें कंक्लूड करना है कि अभी जब ऊपर हमने रिजल्ट लिखा, जो डिस्कशन हमने की, तो उसका क्या फायदा है, उसकी क्या, सिंपल अल्फाजों में यही कि उसका फायदा क्या है, क्यों क्यों किया और इसकी आगे क्या जरूरत थी। तो उसको हम सिर्फ कुछ एक छोटे से पैराग्राफ में हम करके लिख सकते हैं कि अच्छा, ये फील्ड के लिए क्या जरूरी था, या ये क्या नई चीज लेके आया है, या आगे ये क्या काम कर सकती है, हमारी रिसर्च की आगे एप्लीकेशन क्या हो सकती है, वो हम 3 to 4 सेंटेंसेस में लिख दें। या इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, अगर कोई बहुत अच्छी फाइंडिंग मिल गई है आपकी रिसर्च की, तो उससे आप क्या कंक्लूड करते हैं, उसको कंक्लूजन हम बना देंगे। और आखिर में हम एक्नॉलेजमेंट्स लिख देते हैं 1 2 सेंटेंसेस के। अगर किसी डिपार्टमेंट ने आपकी डेटा कलेक्शन में हेल्प की है, या अगर आपने सेकेंडरी डेटा यूज किया है किसी हॉस्पिटल से या कहीं से भी, या किसी और ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है, तो आप उसको एक्नॉलेज कर दें 1 2 सेंटेंस में और आपका काम हो जाता है। ठीक है। हमने अभी बात की थी कि हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है मैन्युस्क्रिप्ट का, उसमें एब्स्ट्रैक्ट तो बिल्कुल टाइटल के नीचे लिखा हुआ था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल एंड में लिखने का मेरा मकसद ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो अभी तक अगर एब्स्ट्रैक्ट पे आने से पहले अगर किसी को रिजल्ट्स, कंक्लूजन, डिस्कशन या किसी और चीज में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो वो मुझे बता दे ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। फिर हम अपने लास्ट पार्ट एब्स्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे। ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पुराने से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं, कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो, ताकि फिर हमारा सारा फोकस इसके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर हो जाए। कंफाउंडर्स के ऊपर हमारी पहले बात हो चुकी थी। कंफाउंडर्स वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनका इफेक्ट हो सकता है किसी और चीज के ऊपर। कि जो हम अपनी रिसर्च के अंदर कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं, कोई भी एसोसिएशन ढूंढ रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी हमारी जो रिसर्च है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से जो एग्जाम्पल दी गई थी वो ये दी गई थी कि हम कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के ऊपर या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने स्मोकर्स और नॉन स्मोकर इन चीजों को हमने पहले नहीं देखा। तो वो स्मोकिंग क्या होगी, स्मोकिंग कंफाउंडर होगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। अगर हम किसी स्पेसिफिक चीज में, अगर हम देख रहे हैं एस्मा की वजह से हमारे पास, या किसी और चीज के अंदर हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो हमने इस चीज का तो ध्यान ही नहीं रखा कि हमारे पास जो
हमारे पास सैंपल जो है और जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमारे पास स्मोकर्स भी तो हो सकते हैं, और मे बी उनकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो स्मोकर्स की वजह से हो सकती है, स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। तो हमें इस चीज को हम कहते हैं कंफाउंडर। कंफाउंडर वो चीज होती है, वो फैक्टर होता है जो हमारे मेन रिजल्ट के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है। यानी कि अगर हमें दिख रहा, हमें बाहिर नहीं नजर आ रहे होते कुछ, तो कंफाउंडर वो होती है। फातिमा आपको अब समझ में आ गया कंफाउंडर क्या होता है? अच्छा ठीक है। स्टडी डिजाइन का बताना है। स्टडी डिजाइन क्या हमारे पास क्या होता है? स्टडी डिजाइन फॉर एग्जांपल हमने स्टडी डिजाइन से हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शनल होते हैं और ऑब्जर्वेशनल होती है। अब हमारे पास अगर हमने फॉर एग्जांपल सेकेंडरी डेटा यूज किया है, तो सेकेंडरी डेटा यूज करने की वजह से हमारे पास क्या होती है, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सेकेंडरी नहीं डेटा होता, प्राइमरी डेटा होता, हम वो पूछना चाहते हैं डायरेक्ट अपने पेशेंट से, जो हमारी कोई भी सैंपल है उससे हम पूछना चाहते हैं। अब वो सेकेंडरी डेटा होने की वजह से अब वो बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो हम नहीं पूछ पाए, या बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक होती हैं इसके लिए, लेकिन वो सेकेंडरी डेटा होने की वजह से वो मिस हो जाती है। तो एक इसकी वजह से भी हमारे पास ये एक लिमिटेशन हो सकती है। अक्सर ये सेकेंडरी डेटा के ऊपर एक लिमिटेशन ये अक्सर लोग यूज करते हैं। और सैम्पलिंग बायसनेस क्या होती है? अब हमारे पास फॉर एग्जांपल, हाँ ये जो हमारे पास सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसके अंदर भी इसके ऊपर बात की गई थी। अब हम सैम्पलिंग क्या करें, अपनी कन्वीनियंस की वजह से अक्सर हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं। या अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने क्वेश्चनर बनाया, अब मुझे इसके आंसर, अब मुझे इससे क्वेश्चनर फिल कराने थे। अब मैंने क्या किया, अब क्योंकि मेरा क्वेश्चनर फिल नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड से करवा लिया। ठीक है, अब मैंने खुद चूज कर लिया। अब मे बी कि मैं कोई डिजीज अगर देख रही थी, वो तो मेरी फ्रेंड में हुई ही नहीं, मैंने उसको जनरलाइज पब्लिक के लिए नहीं यूज किया, मैंने अपने फ्रेंड से करवा लिया। या मैंने एक अपनी, हमने क्या किया, अक्सर लोग ये करते हैं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर करते हैं, उसमें भी सिर्फ अपनी क्लास के हम ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अपने दोस्त होंगे वो ज्यादा फॉर्म वगैरह फिल करेंगे। तो इस तरह से भी एक ये बाइसनेस आ जाती है, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग बाइसनेस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। एब्स्ट्रैक्ट अगेन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैन्युस्क्रिप्ट का। क्यों? क्योंकि ये बात हमें भी मालूम है, जब हम कोई भी रिसर्च हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हम रेयरली ही कोई पूरा आर्टिकल बगैर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट को देखते हैं और एब्स्ट्रैक्ट डिसाइड करता है कि हमें ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, इसी तरीके से किसी और ने भी अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को रेफरेंस, उसके आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में से कोई रेफरेंस लिखना है, या आपकी आपका जो रिसर्च है उसको अपनी रिसर्च में यूज करना है, तो वो भी तो इसी तरीके से करेगा ना। वो भी सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा और एब्स्ट्रैक्ट ही डिसाइड करेगा कि उसको आगे पूरी रिसर्च आर्टिकल आपका पढ़ना है या फिर नहीं। ठीक है, तो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, आप मैन्युस्क्रिप्ट आपकी पूरी रिसर्च का निचोड़ होना चाहिए, और उसके अंदर वो चीजें सारी होनी चाहिए जो मेन चीजें आपकी रिसर्च आर्टिकल पूरा बता रहे हैं, ताकि वही ऐसी कैप्टिवेटिंग हो आपकी मैन्युस्क्रिप्ट के, जो रीडर है वो फिर आपकी पूरे आर्टिकल को पढ़े। ठीक है, अब मैन्युस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट लिमिट होती है, वर्ड लिमिट 250 या 300 वर्ड्स की। हमारे पास जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके लिए जो लिमिट है वर्ड लिमिट की, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितनी एब्स्ट्रैक्ट के लिए होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट को कोशिश करनी ये होती है कि 250 वर्ड्स के अंदर अंदर ही कर दें। मैन्युस्क्रिप्ट अगर हमारी थोड़ी सी बड़ी हो भी जाती है वर्ड लिमिट से, तो हम उसको, अगर हम कवर लेटर में जस्टिफाई करके बता दें तो हमारा काम फिर भी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि अक्सर एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर लिमिट, जिस सेक्शन में एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है वो 250 वर्ड्स की ही होती है। तो इसका ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, 250 वर्ड्स के लिए के अंदर अंदर ही होनी चाहिए। कुछ जर्नल्स 300 वर्ड्स भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली 250 वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इनके बारे में आप लोगों को पहले से मालूम है कि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी ने कभी देखा है, कभी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करवाते हुए या गाइडलाइन पढ़ते हुए कभी देखा है? क्योंकि अक्सर जर्नल्स ये डिमांड करते हैं कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। यस फातिमा, क्या डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में? वेरी गुड। स्ट्रक्चर्स में हेडिंग डिफाइंड होती है और अनस्ट्रक्चर बिल्कुल एक पैराग्राफ एक फ्लो में आ रहा होता है। ठीक है, तो हम जितने भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हेडिंग वाइज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और कुछ होते हैं जो कि बिल्कुल एक फ्लो में एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो अगेन ये हमें अनस्ट्रक्चर्ड लिखना है या स्ट्रक्चर्ड लिखना है, ये डिपेंड करेगा कि हम किस जर्नल में पब्लिश कराने जा रहे हैं। उसकी हम गाइडलाइंस पढ़ेंगे, उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम फिर फैसला करेंगे कि हमें कैसा लिखना है।
इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट को मैंने आखिर में इसलिए किया है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हम लिखते भी बिल्कुल आखिर में, जब हमारी पूरी रिसर्च आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया, मैन्युस्क्रिप्ट अपनी हमारी कंप्लीट हो गई, हमने रिजल्ट्स लिख लिए, कंक्लूजन लिख लिया, डिस्कशन लिख लिया, तो उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। वैसे एब्स्ट्रैक्ट मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे ऊपर आता है, टाइटल के नीचे आता है एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल आता है, उसके बाद हमारे ऑथर्स के नाम आते हैं, और फिर एब्स्ट्रैक्ट आता है। लेकिन इसको लिखते हैं हम बिल्कुल एंड में, ताकि हमारे पास सारी चीजें तब तक हो चुकी हों। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में से ढूंढ लेंगे। यानी इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट समझ लो, और एक कंक्लूजन का एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट समझ लो। कंक्लूजन को एक दो लाइनें या ऐसा बैकग्राउंड देख लो कि हमने क्या क्या चीजें उसमें देखी थी, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और कंक्लूजन में से कोई एक आध लाइन हमने ढूंढ ली। फिर हम क्या करेंगे, अपने मेथड सेक्शन में से की पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हमने यूज की, क्या क्या हमारे मेथड्स थे, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और फिर रिजल्ट सेक्शन में से अपनी मेजर फाइंडिंग्स ढूंढेंगे। ऑब्वियसली वो वाली नहीं कि इतनी एज लिमिट ये थी हमारे पास, एज के इसी से एज के हमारे पास फाइंडिंग्स की हमारे पास डेटा था, और ये जेंडर वगैरह था, ये नहीं। ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अगर मेन फाइंडिंग दी है तो। लेकिन जो मेजर फाइंडिंग है ना, जैसे अगर हम किसी चीज का प्रिवेलेंस चेक कर रहे हैं, इंसिडेंस चेक कर रहे हैं, या फिर किसी दो चीजों के दरम्यान में एसोसिएशन देख रहे हैं, तो हम वो चीजें पिक आउट कर लेंगे। और कंक्लूजन का एक सेंटेंस हमने ये सब चूज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको या तो अगर हमें अनस्ट्रक्चर्ड है तो पैराग्राफ फॉर्म में कर लेंगे, और अगर स्ट्रक्चर्ड है तो यही छोटी छोटी सी हम हेडिंग्स डाल देंगे, और हम ये सब कुछ लिख देंगे। और अगर हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है तो इसको एक ऐसे फ्लो में हम लिखेंगे कि क्लियरली हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसे हो कि समझ में आ रही हो, कंटिन्यूटी रहे। एब्स्ट्रैक्ट में एक चीज का ये ध्यान रखना था कि नई इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं लिखते। ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं लिखते जो हमारे पास आर्टिकल में नहीं है, या फिर उसका कोई जिक्र ही नहीं है। और कोई भी अनडिफाइंड एब्रीविएशन नहीं लिखते, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी जब पढ़ेगा तो सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा, तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़े उसको सारी बातें वैसे ही समझ में आ जाए। अगर हमने एब्रीविएशन यूज की हैं और उसकी फुल फॉर्म्स नहीं लिखी, ऑब्वियसली अभी एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त तो किसी ने भी पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा ना, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगी इसके क्या मतलब। और एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम चार या पांच कोई कीवर्ड्स लिख देते हैं। कीवर्ड्स हमारे पास इसलिए होते हैं कि एक तो ये इंडेक्सिंग के लिए काम आते हैं, और दूसरा कोई भी आप सर्च करते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो हम हमारी जो हम स्ट्रिंग बनाते हैं, जो हम लिखते हैं, जो उसके अंदर टर्म्स होती हैं वो वही होती है जो हमारी कीवर्ड्स के अंदर आ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकल तब अपेयर होगा जब कोई ये कीवर्ड्स सर्च करेगा। तो हमारी जो मेन मेन टर्म्स होती हैं किसी चीज के, कोई अगर डिजीज है तो वो लिख देते हैं, किसी की प्रिवेलेंस देख रहे हैं तो इस तरह से हम चार पांच कोई भी कीवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट के बाद लिख देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट लिखने का तरीका क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमें एक ओपनिंग करनी होती है, फिर एक चैलेंज, एक्शन, क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन। ओपनिंग में हमारे पास क्या होगा, हम इंट्रोडक्शन या फिर बैकग्राउंड दे देंगे कि हमारे पास बैकग्राउंड ये था। कोई भी हमारे पास जो, अगर हम जिस डिजीज के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम उसका बैकग्राउंड दे देंगे कि ऐसी ये डिजीज है, इसका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद चैलेंज में हमारे पास क्या आएगा, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे और सॉल्यूशन को बताएंगे कि हम हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई थी, कि क्या हमारे पास रिसर्च गैप था जिसकी वजह से हमने ये रिसर्च की, और उसका सॉल्यूशन इसके उसके ऊपर हमने ये इसका सॉल्यूशन निकाला। यानी कि हमारे पास चैलेंज में क्या चीज आ जाएगी, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, वो यानी हमारे रिसर्च क्वेश्चन क्या था वो लिख देंगे। उसके बाद एक्शन में क्या था, मटेरियल्स और मेथड्स, यानी कि हमने उसके लिए क्या क्या चीजें की, हमने इस तरह से डेटा कलेक्ट किया, किन लोगों का क्या, पूरी डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। बस जो मेन मेन चीजें हैं वो हम बता देते हैं, कौन सा क्वेश्चन यूज किया वो भी बता सकते हैं। अगेन वही हमारे पास लिमिट है 250 वर्ड्स के अंदर हम जो जो चीजें बता सकते हैं वो बता देते हैं। और मेन जो क्लाइमेक्स होता है वो हमारा रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट की हमें जो मेजर मेजर फाइंडिंग्स हैं वो लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, और कंक्लूजन के अंदर यानी कि आगे वो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, वही एक आध लाइन हम उसकी भी लिख देंगे, और ऐसे हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। हेडिंग्स में अगर लिखना चाहें तो हेडिंग में पहली हेडिंग आ जाएगी बैकग्राउंड एंड एम्स की। सेकंड हमारे पास आ जाएगी मेथड्स एंड पेशेंट्स की, या फिर मेथोडोलॉजी भी लिख सकते हैं। और फोर्थ आ जाएगी रिजल्ट्स की, और फिर थर्ड रिजल्ट्स की, और फोर्थ आ जाएगी कंक्लूजन की। या तो इन चार हेडिंग्स में काम कर लें, या तो फिर पैराग्राफ में काम कर लें। अगेन के जर्नल की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, जो एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट होता है उसकी पहचान ये होती है कि अ गुड एब्स्ट्रैक्ट इज प्रिसाइज एंड ऑनेस्ट, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसी फाइंडिंग या कोई, ठीक है,
जो चीज हमारे मेन आर्टिकल में है हम उसी को लिखेंगे, कोई और चीज या उससे अलग चीज नहीं लिख सकते, ठीक है। उसको ब्रीफ और स्पेसिफिक होना चाहिए, और एन एब्स्ट्रैक्ट हैज टू बी क्लियर, स्पेसिफिक, और उसको ऐसा होना चाहिए कि वो अगर अकेला पढ़ा जाए तो वो पूरी रिसर्च का एक निचोड़ हो। अ गुड एब्स्ट्रैक्ट कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। अगर आपके पास कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उसको आपकी पूरी रिसर्च के बारे में सब पता चल जाए, और फिर वो उसको अगर और डिटेल्स वगैरह चाहिए तो फिर वो आपका पूरा आर्टिकल पढ़े, वरना उसको एब्स्ट्रैक्ट से ही समझ में आ जाए, ठीक है। ये आखिर में कुछ रेफरेंसेस है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आई है या कोई बात रिपीट कर चाहते हैं कि मैं रिपीट करूँ, तो वो में चैट बॉक्स में बता दें, फिर मैं इसको देख लेंगे। Thank you so much, Alicia Farooq. It was a really informative session, and thank you so much, everyone, for being a part of this session.